Hello students, welcome at Star Careers. Today we are going to discuss the topic Law of Demand. हमारा जो चैप्टर है डिमांड चल रहा है उसमें आज हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं। ठीक, तो लॉ ऑफ डिमांड जो है ये क्या है, इसकी जो डिफिनीशन है, इसकी जो लाइन है, इसकी जो पेट लाइन है वो है लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स the inverse relationship between price and quantity demanded, keeping other factors constant. ceteris paribus मतलब कहता है कि लॉ ऑफ डिमांड बताता है कि अन्य बातें जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ अदर्स हैं, अन्य बातें नो चेंज रहें तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में जो प्राइस है कमोडिटी का और डिमांडेड क्वांटिटी है उसमें इन्वर्स रिलेशनशिप होती है, उसमें विपरीत संबंध होता है, अपोजिट रिलेशन होता है। मतलब कि प्राइस ऊपर जाएगा डिमांड नीचे आएगी, प्राइस नीचे आएगा डिमांड ऊपर जाएगी, ये संबंध होता है। इसमें बहुत कुछ ज़्यादा बताने के लिए बोलने नहीं है, मतलब कि ये कि नियम जो है बिल्कुल क्लियर कट है कि स्टेट द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। मांगी गई मात्रा और उस सामान के रेट में अपोजिट इनवर्स विपरीत संबंध होता है। मतलब प्राइस नीचे आता है सामान का तो डिमांड बढ़ जाती है, डिमांडेड क्वांटिटी बढ़ जाती है, और प्राइस ऊपर जाता है तो डिमांडेड क्वांटिटी जो है वो कम हो जाती है। इसके बारे में एक लाइन है, दिस इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। इसको जो है फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज के नाम से भी हम जानते हैं। परचेज, फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज से मतलब यही है कि कोई भी आदमी जब परचेज करने जाता है, खरीदने जाता है, तो हर आदमी, चाहे हम हैं चाहे आप हैं, सब इस बात का ध्यान देते हैं कि भाई सामान सस्ता मिल जाएगा, चलो ज़्यादा कुछ ले लेंगे, ज़्यादा रहेगा तो थोड़े से काम चला लेंगे, कम में ही ले लेंगे, उचित ले लेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। तो वो तो हर आदमी के, तो परचेज जो फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज है ये बिल्कुल क्लियर कट है। अब इसमें कुछ आती है बात एजम्पशंस जो हैं, ये अवधारणा जिसे कहते हैं हिंदी में, ये कब नियम लगता है, लॉ ऑफ डिमांड कब लगेगा। कहीं कहीं पे नहीं लगता है, चीज़ें महंगी होती, लोग ज़्यादा खरीदते हैं, तो वहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता। तो इस लॉ के कुछ एजम्पशंस हैं जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। ठीक, उसका कहता है while stating the law of demand we use the phrase keeping other factors constant or ceteris paribus, मतलब assumption। अब वो क्या बातें हैं, तो नंबर एक जो आता है assumption आता है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स नो चेंज, मतलब नो चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस में चेंज नहीं होना चाहिए, अगर चेंज हो जाएगा तो बट निश्चल जो है, अगर वो सब्स्टिट्यूट गुड्स का रेट कम हो गया तो सीधी सी बात लोगों को झुकाव उधर हो जाएगा और लोग जो सामान खरीदने गए हैं वो नहीं लेंगे, क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट आइटम जो है वो उनको सस्ते में अच्छे में मिल रहा है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में जो है प्राइस में चेंज होने अगर बढ़ जाएगा तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे, तब भी ये नियम नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर मान लो महंगा है फिर भी बिक रहा है ज़्यादा, तब भी नियम नहीं लगेगा। दूसरा है प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड्स नो चेंज, मतलब कि नो चेंज इन प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड्स। कंप्लीमेंट्री गुड्स है जैसे कि हमने बताया था, कार और पेट्रोल का यूनिवर्सल एग्जांपल है इसका, तो अगर उसमें कोई चेंज होता है तो ये नियम नहीं लगेगा। मतलब वही जो है पहले ही बोल चुके हैं कि अगर पेट्रोल का दाम बढ़ गया है तो प्राइस का, कार का रेट नो चेंज होते हुए भी लोग डिमांड कम कर दें। क्यों? क्योंकि जो पेट्रोल है वो बहुत महंगा हो गया, तो लोग कहेंगे अवॉइड करेंगे, नहीं भाई कार नहीं लेंगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में भी, प्रोडक्ट आइटम के भी रेट में नो चेंज होना चाहिए। फिर कहता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर नो चेंज, मतलब कि नो चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम चेंज होनी चाहिए। आपको मालूम है कि हमारी आपकी इनकम जब बढ़ती है तो हमारी डिमांड, कमोडिटीज़ की डिमांड जो है हम बढ़ा देते हैं। क्यों? ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा पाने की, ज़्यादा रखने की, ज़्यादा खाने की, ज़्यादा इंजॉय करने की इच्छा होती है, और फिर वो नियम नहीं लगता। तो इनकम जो है कंज्यूमर की वो नो चेंज होनी चाहिए, नो चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर। फिर है नो चेंज इन एक्सपेक्टेशन, मतलब कि नो एक्सपेक्टेशन
ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इन फ्यूचर, मतलब कि उस सामान के भविष्य में दाम गिरने या बढ़ने के चांसेस नहीं होने चाहिए, तब ये नियम नहीं लगेगा। क्यों? अगर सपोज ये मान, हमने एग्जांपल लास्ट टाइम भी लिया था गोल्ड का, अगर आज गोल्ड 50,000 रुपये का रेट चल रहा है, कल अगर आज हमें मालूम चल जाए कल ये एक हफ्ते बाद जो रेट जो है 70,000 हो जाएगा, तो आज जो है 50,000 महंगा तब भी हम खरीद लेंगे, तो लाभ डिमांड नहीं लगा। या अगर ये मालूम चल जाए कि ये रेट जो गिरने वाला है एक हफ्ते बाद 30,000 का हो जाएगा, तब भी हम आज ले लें, क्यों नहीं लेंगे भैया? क्यों? क्योंकि भविष्य में चीज़ सस्ती होगी, एक हफ्ते बाद ले लेंगे। तो फिर ये नो चेंज अगर होगा, फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, तभी ये नियम लगेगा। और फ्यूचर में इन फ्यूचर भविष्य में दाम के गिरने या बढ़ने के चांसेस हैं, तो ये फिर नियम लाभ डिमांड नहीं लगेगा। फिर आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। बिल्कुल क्लियर कट बात है, हमारा टेस्ट और प्रेफरेंस जो है वो डिसाइड करता है। अगर वो नो चेंज है तब तो नियम लगेगा, अगर चेंज हो गया तो नियम नहीं लगेगा, सीधी सी बात। क्यों? क्योंकि जब चेंज हो गया तो हमने जीन्स और ट्राउज़र का एग्जांपल लिया था लास्ट टाइम, कि अगर हम जीन्स पहनते ही नहीं हैं तो हमारा टेस्ट नहीं, प्रेफरेंस नहीं है, तो कितनी भी सस्ती होने पे हम उसको ज़्यादा या एक भी नहीं खरीदेंगे, और ट्राउज़र हम लेते रहेंगे लगातार, क्योंकि ट्राउज़र हमारा टेस्ट प्रेफरेंस है। तो इस प्रकार से किताब, या हमने कमीज़ का एग्जांपल लिया था कि हमारा प्रेफरेंस ही नहीं है किताब का, कमीज़ का, तो कमीज़ के रेट में घटने बढ़ने से हमारे ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये एजम्पशन है कि नो चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, नो चेंज इन द प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स, नो चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर, और फिर नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। जब ये बातें होंगी तब लाभ डिमांड लगेगा। अब इसको हम लोग देखते हैं कि लाभ डिमांड में डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व से आपको बताते हैं कि किस प्रकार से ये नियम जो है लाभ डिमांड काम करता है। तो देखते हैं, पहले हमने डिमांड शेड्यूल बनाया है, फिर उसके बाद डिमांड कर्व, उसी का डिमांड कर्व बनाया है। इधर दिया गया प्राइस दिया गया है, इधर क्वांटिटी डिमांडेड दी गई, सॉरी। फिर कहता है तो प्राइस में 5 रुपये है तो 1 की डिमांड हुई, 4 रुपये हो गया 2 की डिमांड हुई, 3 रुपये हो गया 3 की डिमांड हो गई, 2 रुपये हो गया 4 डिमांड हो गई, 1 रुपये रेट हो गया 5 डिमांड होगी। मतलब बता रहा है कि प्राइस जैसे जैसे नीचे आ रहा है, डिमांड वैसे वैसे ऊपर आ रही है, बढ़ रही है। तो इनवर्स रिलेशनशिप है। अब इसी को हमने डिमांड कर्व के ग्राफ पर दिखाया है। तो ये दिखाया है वाई ओ एक्स, ओ वाई पर प्राइस को शो किया हमने, ओ एक्स पे हमने क्वांटिटी डिमांडेड को शो किया हमने। 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 ये डिमांड रेखा है। प्राइस 5 था तो 1 डिमांड थी, प्राइस 4 हुआ 2 डिमांड हुई, प्राइस 3 हुआ 3 डिमांड हुई, प्राइस 2 हुआ 4 डिमांड हुई, और जब प्राइस 1 हो गया तो 5 डिमांड हो गई। तो इसी डिमांड शेड्यूल को हमने डिमांड कर्व या ग्राफ के माध्यम से आपको बताया है। ये आपका जो है लाभ डिमांड है। इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लाभ डिमांड, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें दिमाग में रखना चाहिए इस नियम को पढ़ते वक्त या समझते वक्त। तो नंबर 1 है इनवर्स रिलेशनशिप इन द प्राइस एंड डिमांड। हमने अभी कहा महत्वपूर्ण बातें क्या है, इनवर्स रिलेशन है, प्राइस नीचे आ रहा है, डिमांड ऊपर जा रही है, ठीक है। दूसरा है क्वालिटेटिव है, नॉट क्वांटिटेटिव, क्वालिटी बताता है, डायरेक्शन बताता है किस दिशा में जो है डिमांड जाएगी, मतलब घटेगी या बढ़ेगी, कितनी घटेगी कितनी बढ़ेगी, क्वांटिटेटिव नहीं है। फिर है नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, मतलब कि इट डज नॉट टेल व्हाट क्वांटिटी आर प्रोपोर्शनल, मतलब ये नहीं बताता कि अगर हम 10% रेट कम करेंगे तो 20% डिमांड बढ़ेगी या 30% डिमांड बढ़ेगी या 5% डिमांड बढ़ेगी। तो प्रोपोर्शन में या जो है क्वांटिटी में ये व्यक्त नहीं करता, सिर्फ डायरेक्शन बताता है कि प्राइस नीचे आएगा डिमांड ऊपर जाएगी, प्राइस ऊपर जाएगा डिमांड नीचे आएगी। फिर है वन साइडेड, कहता है इट टेल्स द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑन द क्वांटिटी डिमांड। ये सिर्फ एक बताता है कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में चेंज होता है, सिर्फ एक साइड, ठीक। तो बताता है कि प्राइस जो है वो कम होगा तो डिमांड ऊपर जाए, कितनी है, कितने प्रोपोर्शन में, कितने परसेंटेज, कितनी मात्रा में, इसके बारे में बात
नहीं करता ये। ठीक है, इस प्रकार से ये 4 चीजें इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बात और बता दें इसमें, इट स्टेट्स नथिंग द इफेक्ट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कहता है ये नहीं बताता इफेक्ट ऑफ प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड ऑन द प्राइस, मतलब कि वही चीज है जो हम अभी बोल रहे हैं कि ये बताएगा नहीं कि कितनी मात्रा में। सपोज 5 रुपए की आइसक्रीम बिक रही है, आपने सोचा हम इसका 10% मतलब कि 1 रुपये 50 पैसे रेट कम कर दें, तो मतलब 4.5 रुपये बेचेंगे, तो हो सकता है डिमांड 5% बढ़ जाए, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। 5% बढ़ जाए, 10% बढ़ जाए, 20% बढ़ जाए, ना बढ़े, थोड़ी सी बढ़े, बढ़ेगी रेट कम होने पर, ये नियम है, पर कितनी बढ़ेगी ये डिसाइड आप और हम नहीं करते या नहीं, यह नियम करता है। इसके बाद आता है एक चीज आती है डिमांड वर्सेस क्वांटिटी डिमांडेड। कुछ लोग डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड को एक मान लेते हैं, ये बात जो है ये कुछ ठीक नहीं है। इसको समझना चाहिए आपको कि पहले डिमांड समझिए फिर क्वांटिटी डिमांडेड समझिए। तो डिमांड कहता है डिमांड इज नॉट ए पार्टिकुलर क्वांटिटी, एक पार्टिकुलर क्वांटिटी डिमांड नहीं है, ये नहीं। इट डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ बायर्स एट एवरी पॉसिबल प्राइस, मतलब ये बताता है, डिमांड बताता है कि बिहेवियर ऑफ बायर्स, बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर बताता है एट एवरी पॉसिबल प्राइस, मतलब कि अगर संभावित आप ये रेट रखोगे तो डिमांड इतनी हो सकती है, आप ये रेट रखोगे डिमांड इतनी। सपोज हम जीन्स की बात करें, फिर जीन्स अगर 1000 की बेचोगे तो डिमांड हो सकता है 1000 हो जाए, आसपास हो जाए। डिमांड अगर जीन्स अगर 800 रुपये कर दोगे, हो सकता है डिमांड और बढ़ जाए थोड़ी सी, और जीन्स अगर 500 कर दो डिमांड दुगनी भी हो सकती है। इतना बताता है, पर वो एक पार्टिकुलर क्वांटिटी नहीं बताता है। डिमांड इज नॉट ए फिक्स्ड क्वांटिटी एज इट चेंजेस विद चेंज इन प्राइस, मतलब चेंज इन प्राइस के साथ कितना डिमांड चेंज होगा इस बात को ये नहीं बताता है। ये फिक्स क्वांटिटी को नहीं बताएगा कि इतना ही होगा। 100 का माल है, 50 में बेचोगे, 50% रेट कम कर दोगे तो 50% सेल बढ़ जाएगी, ये नहीं बताता है। ये डिमांड बढ़ जाएगी, ये नहीं बताता है। ठीक है, अब दूसरी चीज आती क्वांटिटी डिमांडेड। ये तो डिमांड बताई हमने कि डिमांड जो है बिहेवियर ऑफ बायर्स बताता है एट एवरी पॉसिबल प्राइस पर। अब क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? इट रिफर्स टू द स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ डिमांड शेड्यूल दैट इज डिमांडेड अगेंस्ट ए स्पेसिफिक प्राइस। ये डिमांड शेड्यूल के माध्यम से, डिमांड शेड्यूल पर बताता है कि अगर आप ये रेट करोगे तो ये प्राइस आएगी, ये प्राइस करोगे तो ये आपका जो है डिमांड आएगी। कहता है, तो बता रहा है द डिमांड शेड्यूल दैट द डिमांड अगेंस्ट ए स्पेसिफिक प्राइस, एक विशेष प्राइस पर क्या डिमांड गिर सकती है, क्या डिमांड आ सकती है। इट इज नॉट द एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड, ये वास्तव में एक्चुअल क्वांटिटी नहीं है जो परचेज किया, वास्तव में परचेज की क्वांटिटी नहीं है। कहता है रादर इट इज द डिजायर्ड क्वांटिटी विच द कंज्यूमर विश टू परचेज, इट इज द डिजायर्ड क्वांटिटी विच द कंज्यूमर विश टू परचेज, कंज्यूमर्स विश टू परचेज। ये डिजायर क्वांटिटी की इतना होने पर कंज्यूमर इतना हो सकता है। ठीक है, एंड नॉट नेसेसरली हाउ मच दे एक्चुअली सक्सीड इन परचेजिंग। अब वास्तव में कितना वो सक्सेस होगा परचेज करने में, ये डिफरेंट मैटर है। तो इस प्रकार से जो डिमांडेड क्वांटिटी है ये स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ द डिमांड बताती है कि अगेंस्ट दिस प्राइस, स्पेसिफिक प्राइस, ये हो सकता है। इट इज नॉट द एक्चुअल क्वांटिटी परचेज, ये ध्यान रखना कि इट इज नॉट द एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड, ये वास्तव में खरीदी गई मात्रा नहीं है। रादर इट इज द डिजायर्ड क्वांटिटी विच द कंज्यूमर विश टू परचेज, डिजायर्ड क्वांटिटी विच द कंज्यूमर्स विश टू परचेज, जो कंज्यूमर खरीदना की इच्छा रखता है वो बताता है। अब इसके बाद आता है टॉपिक जो आता है इसका जो लॉ के बारे में, वो ये आता है कि रीजंस क्या हैं फॉर द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड लगने के रीजन, कारण क्या है, क्यों लगता है भाई लॉ ऑफ डिमांड, ये बताना है आपको, ये हम आपको बताने जा रहे हो, ये समझना आपको है। नंबर 1, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हमने पहले पढ़ा था डीएमयू को,
डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लगने के कारण, होने के कारण लाभ डिमांड लगता बताया था। ये क्या होता है कि जैसे जैसे आप किसी भी कमोडिटीज की एक के बाद दूसरी यूनिट कंज्यूम करते जाओगे, आपको हर अगली नेक्स्ट यूनिट से जो है पहले की तुलना में, पहले के कंपैरिजन में कम आपको यूटिलिटी मिलती है। तो इस कारण से ये लाभ डिमांड लगता है। दूसरा क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अभी हमने बोला आपको कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब वही कि चाय कॉफी का एग्जांपल लेके बोल दें कि अगर कॉफी का रेट गिर जाता है तो चाय का रेट अपने आप गिर जाएगा। तो इस प्रकार से क्यों, क्योंकि वहां पर जो है कॉफी जो है कंज्यूमर को, बायर्स को ठीक पड़ रही है, सस्ती पड़ रही है, उचित पड़ रही है इन कंपैरिजन टी, तो टी का बायर जो फटाक से चेंज जाता है, तो डिमांड जो है उसकी गिर जाती है चाय की। फिर आता है इनकम इफेक्ट। वो भी हमने बोला है, एक सीधी सी बात है, इनकम का सीधा संबंध होता है। इनकम बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, इनकम घटती है, डिमांड घटती है। ठीक है। फिर एडिशनल कंज्यूमर्स, ये कंज्यूमर या कस्टमर्स, ये क्या है भाई, जैसे सपोज किसी मार्केट में, किसी लोकेलिटी में एक सर्टेन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैं, मान लो 1000 लोग हैं, वहाँ पे 500 लोग और रहने आए। तो जब एक्सेस आएंगे, पॉपुलेशन या लोकेलिटी की जो नंबर ऑफ पर पीपुल है वो बढ़ेंगे, तो वहाँ पर डिमांड बढ़ेगी। और अगर घटती है वहाँ की पब्लिक, तो डिमांड घटेगी, लोग घटेंगे, डिमांड घटेगी। फिर डिफरेंट यूजेस, एक चीज़ और है, जैसे सपोज इसका मिल्क का एग्जाम्पल, हम मिल्क जो है दूध बहुत से कामों में इस्तेमाल करते हैं। तो अगर दूध महंगा होता है तो हम लिमिटेड यूज़ करते हैं, सिर्फ चाय बना के पी लेते हैं, या चलो भाई एक गिलास दूध पी लिया। अगर सस्ता हो गया तो फिर भाई पनीर भी ले लेते हैं, खोआ भी ले लेते हैं, और भी दूसरी जो इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो लेते हैं। क्यों? क्योंकि दूध सस्ता होने के कारण जो है सारी चीज़ें जो है दूध से बने आइटम्स जो है प्रोडक्ट सस्ते होंगे, तो वहाँ पे दूध के डिफरेंट यूजेस हैं। सस्ते होने पे डिफरेंट यूज बढ़ जाते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है, और महंगे होने पर उसके जो डिफरेंट यूजेस हैं उनको हम लिमिटेड कर लेते हैं, जो नेसेसरी है उस पर लगाते हैं, मतलब दूध की डिमांड गिरा देते हैं, भैया नहीं भैया अब 2 किलो नहीं, हमको आधा किलो दूध दो, सिर्फ चाय बनाएंगे बस। तो इस प्रकार से डिफरेंट यूजेस भी जो है रीजन फॉर लाभ डिमांड है। इस प्रकार से हमने 5 रीजन बताए आपको लाभ डिमांड के। पहला बताया लाभ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा बताया आपको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तीसरा बताया आपको इनकम इफेक्ट, और चौथा बताया आपको एडिशनल कंज्यूमर्स, और फिर पांचवा बताया आपको डिफरेंट यूजेस। अब आती है बात लाभ डिमांड में एक्सेप्शंस, हर चीज का अपवाद भी होता है जहां पे ये नियम नहीं लगता है। वो क्या है भाई, देखते हैं। हर चीज में होता है कि हर जगह हर नियम नहीं लगता है, तो कुछ ऐसी कंडीशंस है जहां पर लाभ डिमांड नहीं लगेगा, वो क्या है। तो एक्सेप्शंस ऑफ लाभ डिमांड, नंबर 1 गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स माने होता है सस्ता माल, कच्चा माल, लोअर क्वालिटी का माल, इस पे नियम नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जब आज नियम यह है कि इनकम बढ़ने पर लोग ज़्यादा खरीदेंगे, क्योंकि जो आदमी की इनकम बढ़ती है वो सस्ता और कम अच्छा माल कम खरीदना शुरू करता है, वो अपनी आय को जो है ज़्यादा अच्छे माल पर, अच्छी क्वालिटी के माल खाना या कंज्यूम करना शुरू कर देता है। इस प्रकार से गिफिन गुड्स में लाभ डिमांड नहीं लगता कि आदमी की इनकम बढ़ेगी, डिमांड नहीं बढ़ेगी उसका लोग खाना बंद कर देंगे, कंज्यूम करना बंद कर देंगे। जो अच्छी चीज़ है तो वो कंज्यूमर जो है अच्छे प्रोडक्ट्स का जो है कंज्यूमर हो जाता है, और गिफिन गुड्स जो है जो सस्ता है, कम अच्छा माल, उसका जो है वो यूज़ छोड़ देता है। तो इनकम बढ़ने पे गिफिन गुड्स के डिमांड नहीं बढ़ते हैं। दूसरा है स्टेटस सिंबल गुड्स और गुड्स ऑफ ऑस्टेंटेशन, मतलब बता रहा है पंप एंड शो के आइटम हैं, स्टेटस सिंबल किसी आइटम है, उसका रेट बढ़ता है, डिमांड बढ़ती है। जैसे हीरा है, डायमंड है, और बहुत सी चीज़ें हैं, ज्वेलरी है, कार हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं जो आर्टिफिशियल आइटम, जो पंप एंड शो के आइटम है, उसमें क्या जितना उसका डिमांड रेट बढ़ता है लोगों की डिमांड बढ़ती है। क्यों? क्योंकि उसका जो है एक अलग ही टेम्परामेंट या टेम्परेचर का बायर होता है, और अलग ही प्रकार की उसकी जो है डिमांड मेंटली जो है क्रिएट होती है। महंगी चीज चलेंगे पहन के, ज़्यादा इज्जत बढ़ेगी, ज़्यादा शान, ज़्यादा हम रहेंगे, तो वो सोचता है महंगी चीज़ों पर ही जो है वो करता है। तो पंप एंड शो स्टेटस सिंबल के आइटम्स पे लाभ डिमांड नहीं लगता। अगर उसका रेट गिर जाएगा तो वो नहीं यूज़ करें, कंज्यूम। क्यों? क्योंकि सभी तो यूज़ कर रहे हैं।
तो आपका जो स्टेटस है वो गिर जाएगा। सस्ती चीज़ें ना, कहेंगे नहीं 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 ये नहीं लेंगे, महंगा लेंगे। तो ऐसी स्टेटस सिंबल चीज़ों पर जो है लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता कि रेट गिरने पर डिमांड बढ़ेगी और रेट बढ़ने पर डिमांड घटेगी, ऐसा नहीं है। बल्कि रेट बढ़ने पर और डिमांड बढ़ जाती है और रेट गिरने पर और डिमांड कम हो जाती है। तीसरा आपका है फियर ऑफ शॉर्टेज। अगर भविष्य में मालूम चल जाए कि कल इसकी शॉर्टेज होने वाली इस प्रोडक्ट की, इस कमोडिटीज़ की, तो लोग क्या करेंगे, आज महंगा होने के बावजूद भी लोग खरीदना शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि कल महंगा हो जाएगा। तो फियर ऑफ शॉर्टेज में आज महंगा होते हुए ज़्यादा बिक रहा है, मतलब लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगा। महंगा होते हुए भी ज़्यादा बिक रहा है, मतलब ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगा। क्यों? क्योंकि भविष्य में इसके जो है शॉर्टेज होने के चांसेस हैं, अफवाह हवा है, या बहुत महंगा हो जाएगा, इसकी हवा है। फिर क्या है? इग्नोरेंस, अज्ञानता आपकी, हमारी आपकी, कि भाई अगर हम जानते ही नहीं हैं कि ये इतने का माल ये अच्छा या बुरा है, तो हम सामान लेने गए, वो चाहे 10 रुपए का हो चाहे 100 रुपए का, हम ले लेंगे, क्योंकि हम जानते नहीं रेट उसका। वो खराब होगा तो 100 का होगा तब भी ले लेंगे और 10 का तब भी ले लेंगे। तो उस कंडीशन में लॉ ऑफ डिमांड काम ही नहीं करेगा, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड तो ये है कि जो चीज़ें हैं रेट उसका कम होने पर डिमांड ज़्यादा होती है और ज़्यादा होने पर कम होती है। पर जब हमको मालूम ही नहीं उस प्रोडक्ट के बारे में, उस प्राइस के बारे में, कितना इसका रेट चल रहा है, क्या है, तो जो मिल रहा है सब ठीक है। तो इग्नोरेंस में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। अगर हम आप कस्टमर जो है अज्ञानी है तो उस वक्त जो है लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। फिर अगला है फैशन रिलेटेड गुड्स। बता चुके हैं फैशन चेंज होता है चीज़ों के। उसके बाद क्या है कि कितना भी सस्ता वो सामान हो जाए लोग नहीं लेते। क्यों? क्योंकि फैशन रिलेटेड गुड्स है, तो फैशन के साथ उसका रेट कम होने के बावजूद भी सामान लोग है उसको लेना नहीं पसंद। मतलब इट मीन्स कम होने पर ज़्यादा बिकना चाहिए, लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से पर नहीं बिकेगा। क्यों? क्योंकि वो फैशन रिलेटेड गुड्स है, वो आउट ऑफ फैशन हो गया, वो कितना भी सस्ता बेचेगा नहीं लेगा करके। फिर आ गए नेसेसिटी ऑफ लाइफ। बिल्कुल सही है, नेसेसिटी ऑफ लाइफ, जीवन की आवश्यकताएं, चाहे महंगी हो चाहे सस्ती हो, जितनी ज़रूरत हो उतना। नमक, मेडिसिन, बहुत महंगा हो जाएगा नमक तो हम कम नहीं खाएंगे, और बहुत सस्ता हो जाएगा तो हम प्लेट भर के रोज़ नमक नहीं खाएंगे। नेसेसिटी ऑफ लाइफ। या मेडिसिन बहुत सस्ती हो गई, बुखार चढ़ा 10 गोली खा लिया, महंगी हो गई आधी खा लिया, नहीं बहुत महंगा है, नहीं कर सकते। तो इस तरह से वहां पे नेसेसिटी ऑफ लाइफ में जो है लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता है। फिर चेंज इन वेदर, जैसे जाड़े का सीजन आ रहा है, अब जाड़े का सीजन आ रहा है तो कॉटन के कपड़े जो हैं, जो हल्के कपड़े हैं, अब उनकी डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनकी यूज ही नहीं है, वेदर चेंज है। तो वेदर चेंज पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता। अब लोग क्या करेंगे, वुलन कपड़े, गर्म कपड़े, जैकेट, कोट पर जो है खर्च करेंगे, कितना भी सस्ता वो सामान मिले उस पर जो इंटरेस्ट नहीं लेंगे। और जो इस प्रकार से एक्सेप्शंस जो हमने बताया आपको, एक बार फिर से बोल दें, गिफिन गुड्स बताया हमने आपको, स्टेटस सिंबल गुड्स बताया आपको, फियर ऑफ शॉर्टेज बताया आपको, इग्नोरेंस बताया, फैशन रिलेटेड गुड्स बताया, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ बताया, चेंज इन वेदर बताया। इसके बाद एक चीज़ और बता के इसको यहाँ पे विराम देते हैं, रोकते हैं आज के लिए। 2 टाइप्स ऑफ डिमांड होती है, जैसे हर में आती है। एक होती इंडिविजुअल डिमांड, एक होती मार्केट डिमांड। तो एक व्यक्ति की डिमांड हो गई, वो आपकी हो गई इंडिविजुअल डिमांड हो गई, और जब सबकी डिमांड हो गई वो मार्केट डिमांड हो गई। इस प्रकार से यहाँ पर जो है डिमांड को जो है 2 तरह से करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम फिर से मिलेंगे। आज इसको हम खत्म करते हैं, यहीं पर रोकते हैं।